तो आपको स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम जानेंगे आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया। तो इसके उद्देश्य को जानेंगे, बिजली की विफलता क्या होती है उसको जानेंगे, सिस्टम की विफलता आगे मामले की प्रतिक्रिया देंगे, कैसे होता है नहीं होता है, फिर आपात स्थिति में किसको रिपोर्ट करना है उसके बारे में जानेंगे। तो बिजली की विफलता, सिस्टम की विफलता और आग उसको कैसे जानते हैं। यदि बिजली गुल हो जाती है, आपको बिजली चली गई उस कारण, तो आपातकालीन जनरेटर चालू करें। ये शटर को बंद करने की शक्ति प्रदान करता है। ये पहली प्राथमिकता है। जनरेटर यूपीएस और क्रायोजेनिक कंप्रेसर को भी चालू रखेगा। हाँ, इससे क्या होता है, बिजली यदि चली जाती है तो उसके इसमें हम क्या करते हैं, आपातकालीन जनरेटर चालू करेंगे। आपातकालीन हर जगह जनरेटर मिलता है, उसको चालू करेंगे। शटर को बंद करने की शक्ति प्रदान करना है। जहाँ भी आपको शटर होगा तो शटर आप बंद करने की शक्ति देता है तो बंद कर सकते हो। फिर पहले जो प्राथमिकता है वो जनरेटर जैसे यूपीएस जो है, यूपीएस और क्रायोजेनिक कंप्रेसर को भी चालू रखेगा। इस पर आगे क्या है कि एक फ्लैश लाइट प्राप्त करें, पावर ट्रांसफ़र स्विच की देखें और कुंडी दबाकर सामान्य पावर को इमरजेंसी पावर स्विच पर करें। चेक करें कि फ्यूल वॉल खुले हैं या नहीं है। तो फ्यूल वॉल होती है उसको चेक करना है खुला है या नहीं। यह देखने के लिए जांचें कि जनरेटर पर मुख्य ब्रेकर स्विच बंद स्थिति में है या नहीं है। ये भी जांचना है कि मुख्य ब्रेकर जो है स्विच बंद स्थिति में है या नहीं है। जनरेटर के स्टार्टर स्विच को चालू स्थिति में लाएं। जनरेटर के जो स्विच होता है स्टार्टर, उसको चालू स्थिति में ले जाएं। इंजन एक बार में शुरू हो जाएगा। जो इंजन है वो एक बार में शुरू हो जाएगा। इंजन को गर्म करने के लिए कुछ मिनट का समय दें। अब इंजन को गर्म करना है तो उसके लिए कुछ समय दें। उसको चलते हुए सभी गेज, दबाव, तापमान, वोल्टेज और आवृत्ति की जांच करें। जितने गेजेस लगे होंगे, दबाव के, तापमान के, वोल्टेज के, आवृत्ति के, उनको सबको देखें। फ्रंट पैनल पर एसी लाइन और रेडी ग्रीन लाइन चेक करें। जो एक देखोगे आप, फ्रंट जो पैनल्स होते हैं ना इलेक्ट्रिकल्स में, ये पैनल्स, उन पैनल्स में आप देखोगे तो वहाँ पे एक एसी लाइन आएगी, रेडी लाइन, ग्रीन लाइट वहाँ पे आती है, ग्रीन लाइट आती है, येलो लाइट आती है, रेड लाइन आती है। उन चीज़ों को देखना है, सब में आ रहे हैं नहीं। हाँ, इतने चीज़ों से हमें पता है क्या चलता है। जब बिजली गुल हो जाती है तो वो उस केस में हमको क्या क्या करना है। तो ये सारे पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट हैं। फ्लैश लाइट प्राप्त करने हैं, फिर आपका पावर स्विच, ट्रांसफार्मर, उनको दबा के सामान्य में पावर स्विच करें। फिर चेक करें कि फ्यूल वाल खुले हैं नहीं है। देखें कि जांचें, देखें और जांचें मुख्य जो ब्रेकर स्विच है बंद स्थिति में है या नहीं है। कहीं बंद स्थिति में तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट वो हो जाता है, आपका ट्रिप हो जाता है तो वो डाउन हो जाता है, तो उसको फिर ऊपर करना है। जनरेटर के स्टार्टर स्विच को चालू स्थिति में लाएँ। यदि बंद है तो उसको चालू स्थिति में लाएँ। इंजन एक बार शुरू हो जाएगा। इंजन को गर्म करने कुछ मिनट दें। फिर सभी गेज देखें, जितने गेजेस लगे होंगे, प्रेशर गेजेस होंगे, तापमान के होंगे, वोल्टेज के होंगे, आवृत्ति के होंगे, इनको भी सबको देखना है। फ्रंट पैनल पे लाइन देखना है, वहाँ आ रही है, बत्ती जल रही है नहीं जल रही है, उसको भी चेक करना है। आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर पे सिस्टम विफलता। तो सिस्टम विफलता क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आ रहा है। तो यदि बग या वायरस सिस्टम पर आक्रमण करता है तो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ये भी जो बग्स होता है या आपका वायरस होता है, तो वो क्या करता है, जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, तो उस चीज़ को मिटाने का काम करता है। जैसे आपका उस पर सेट ऑफ प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, एक उसके सीरियल्स लिखे होते हैं, तो उस बीच में जाके वो क्या करता है, कहीं अटैच हो गया। आप जैसे ए से जेड तक जा रहे हो, बीच में एक आ गया कहीं पे ए बी सी आ रहा है, उसकी जगह पे डी आ गया, सी से पहले डी आ गया, तो उस जगह पे फिर वो उसको रीड नहीं करेगा। ऐसे करके वो आक्रमण करता है। तो सिस्टम क्या होता है, फिर वो आगे चलता नहीं है क्योंकि उसकी प्रोग्राम ही गलत हो गई। उसमें क्या होगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। तो बग की कई किस्में हैं। आप जैसे बग देखो कितने टाइप का है। हत्यारा बग हो गया, पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा आपका जो भी प्रोग्राम है। लाइटनिंग बग हो गया और ब्रेन बग हो गया। 3 तरह के बग होते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सिस्टम विफलता पर निर्देश की पुस्तिका देखें। उससे भी ज़्यादा जानना है आपको, जो भी सिस्टम होगी उसके एक मैनुअल्स होगी, उस मैनुअल्स को आप पढ़ सकते हो। तीसरा है आग। तो आग में क्या है, जो भवनों पर, जब आपके भवनों में फायर अलार्म बजता है,
उस केस में आपको क्या करना है, तुरंत बाहर निकल जाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकल जाएं, कभी वापस नहीं जाना। जब तक चल रही है कभी भी वापस नहीं जाना है। दमकल कर्मी और उसके ट्रकों का आने का रास्ता बनाएं। जो भी अंदर के है बच्चे कुछ लोग हैं वो बाहर आएंगे तो उसके लिए आप रास्ता कोशिश करें कि बनाने का। कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, लिफ्ट का इस्तेमाल कभी मत करना, घबराया नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये, घबराना नहीं है आपको। नहीं घबराएंगे तो हर चीज़ को आप कर सकते हो। ये लास्ट में है लेकिन ये बहुत प्रायोरिटी है। आप घबरा गए तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। पहले कोशिश करना है कि घबराना नहीं है और बाद में सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कर सकते हो। आपात स्थिति की रिपोर्ट करना है, तो जो भी इमरजेंसी होती है तो उस चीज़ को रिपोर्ट तुरंत से करना है। आपात स्थिति में रिपोर्ट करना उन चीज़ों में से एक ऐसी जो काफ़ी सरल सी लगती है, बहुत सरल लगती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जब तक कि वास्तव में आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग नहीं किया जाता। दुर्घटना स्थल पर सदमे की भावना प्रबल होती है। जो भी सदमा होता है इसकी भावना जो होता है बहुत प्रबल होती है। बड़ी भीड़ केवल जिज्ञासु प्रकृति के साथ इकट्ठा होती है, लेकिन पीड़ितों की मदद करने के लिए नहीं। ये सड़क किनारे चोटों में आम है। सड़क किनारे जो है ना चोट लगती है लोगों को, तो ये आम बात है। कोई भी राहगीर पीड़ितों की सहायता के लिए शामिल नहीं होना चाहेगा। अब कोई भी जो रोड पे व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया तो कोशिश करते हैं लोग उस चीज़ों से अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि वो सहायता नहीं करना है। क्योंकि वो अब क्या है, कोई आदमी जा रहा है रोड पे गिर गया और कोई आदमी बाइक से जा रहा है, तो 100 आदमी जाएंगे तो उसमें कुछ ही लोग होंगे इनके पास थोड़ा लगे कि नहीं कुछ कर लेते हैं। बाकी वो जल्दी में ही रहते हैं, टाइम की उनकी कमी रहती है तो वो नहीं कर पाते हैं। पर कोशिश है कि आप यदि वैसा मिलता है तो आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को ठीक करने का, क्योंकि ये चीज़ें ह्यूमैनिटी में होती है। मानवता के लिए सबसे बड़ा ये उदाहरण है कि आप दूसरे को सहायता हमेशा करो, कोशिश करो हमेशा सहायता करने की। कोई भी राहगीर पीड़ितों को सहायता के लिए शामिल नहीं होना चाहेगा, अब नहीं चाहेगा सहायता करने के लिए। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन अक्सर घायल व्यक्तियों की देखभाल करता है। बहुत मुश्किल होता है। प्राथमिक चिकित्सा में जो होता है प्रबंधन अक्सर घायल व्यक्तियों को देखभाल करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्राथमिक उपचारकर्ताओं को आसपास की भीड़ को नियंत्रित करने, बचाव दल से संवाद करने, जो आसपास की भीड़ होती है उसको नियंत्रित करने के लिए जो बचाव दल होता है उससे फिर बात करने के लिए, एम्बुलेंस को कॉल करने के आदि के लिए मल्टीटास्किंग रणनीति को अनुकूल करने की आवश्यकता होती है। तो इसको जो भी अलग अलग काम होते हैं उसको एक रणनीति के तहत अनुकूल करने की आवश्यकता होती है। यह सब एक साथ किया जाना चाहिए, साथ सब एक साथ करो, लेकिन अलग अलग करके वहाँ पे सब हो जाना चाहिए। लोग एक ही लोग नहीं कि 10 काम करेगा, 10 लोग करके अलग अलग 10 तरह के काम कर सकते हैं, ऐसे करके करना है। समस्याओं के संपर्क करने कुछ निर्देश दिए गए हैं। उसमें तो है स्थिति की तात्कालिकता का आकलन करें। किसी आपात स्थिति में रिपोर्ट करने से पहले सुनिश्चित करें कि वास्तव में अत्यावश्यक है। आपातकालीन सेवाओं के लिए कॉल करें यदि आपको लगता है कि कोई स्थिति जीवन के लिए खतरा है, अन्यथा अत्यधिक घटनकारी है, तो उस चीज़ में आपको क्या आवश्यक करना है वो सुनिश्चित करना है। उस चीज़ के लिए बताते हैं। आग, यदि आप आग की सूचना दे रहे हो तो वर्णन करें कि आग कैसे लगी। यदि आप किसी को आग की सूचना दे रहे हो कि यहाँ आग लगी है, आपको ये ज़रूर बताना है कि किस वजह से लगी है, ठीक है। उस चीज़ को बहुत बढ़िया मतलब विस्तार से बताना है कि कैसे लगा है और कहाँ पे है, जो आग लगा है वो कहाँ पे लगा है। यदि कोई भी व्यक्ति है जो पहले से ही घायल हो चुका है या लापता है तो उसकी भी रिपोर्ट करना है आपको। कई लोग घायल हो जाते हैं या फिर लापता हो जाते हैं उस जहाँ पे भी आग लग जाती है, तो उस चीज़ को रिपोर्ट करना है। जो भी आते हैं लोग उसमें बताना है कि यहाँ पे आदमी फंसा हुआ है, उस केस में बताना है। कोई व्यक्ति घायल है तो उसको फर्स्ट एड के लिए और उसको रिपोर्ट जरूर करना है कि इतने व्यक्ति हैं जो घायल हो चुके हैं या फिर इतने व्यक्ति हैं जो लापता है। एक जीवन धमकी देने वाली चिकित्सा आपात स्थिति बनाएं। अच्छा, जो है
आपात स्थिति बताएं कि घटना कैसे हुई। अब जो भी आता है व्यक्ति चिकित्सा वाला, आपात स्थिति वाला, तो उसको ज़रूर बताना है कि घटना कैसे हुई है और व्यक्ति वर्तमान में कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है। आपातकालीन सेवा कॉल जो है वो आपका पुलिस के लिए जो है 100 नंबर है, और पुलिस और जो फायर है उसके लिए आपका 100 है, और आपका एम्बुलेंस के लिए 108 है। तो और ये क्या है, ये कभी कभी बदलता रहता है, ठीक है, लेकिन ये जनरल है ये चीज़ें। किधर भी जाओ पूरे देश में आपको यही नंबर मिलेंगे। अपने स्थान की रिपोर्ट करें। आप अपने जहाँ पे काम कर रहे थे, जहाँ पे आग लगी थी, उस चीज़ का भी रिपोर्ट करना है। आप सोचेंगे कि पहले कह रहा था कि कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे लगी है, अब फिर कह रहा है कि आप अपने, तो आप अभी कहाँ पे हो, आपको उस चीज़ का बताना है। क्योंकि जहाँ पे आप आग लगा था या फिर किसी प्रकार का इंसिडेंट हुआ था, आप वहाँ से निकल चुके हो, तो आपको बताना है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या है, आपातकालीन डिस्पैचर पूछेगा कि आप कहाँ स्थित हैं। जो आपातकालीन सेवा के लिए आएगा वो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे हैं, ताकि आपातकालीन सेवाएं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सके। अब जो भी सेवाएं देनी है तो आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। सटीक सड़क का पता दें, सही सड़क का पता दें, जिससे वो आसानी से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आ ही ना पा रहे हैं, उनको पता तो चल गया पर उनको सड़क का ही रास्ता नहीं मालूम है। यदि आप सटीक पता के बारे सुनिश्चित नहीं है तो अनुमान जानकारी दें। आपको जानकारी नहीं है अच्छी तरह से तो एक आइडिया दें मोटा मोटा कि इधर से आ सकते हो, इधर से जा सकते हो। सपोज़ आप दिल्ली में हो, दिल्ली के सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास हो, तो वहाँ पे आप ये बता सकते हो कि आप इंडिया गेट की साइड से आ सकते हो, या आप यदि दूसरे साइड से आना चाहते हो तो आप दूसरे साइड से आ सकते हो। उसमें बहुत सारे रास्ते हैं, कई सारे रास्ते मिल जाएंगे। उस पर एक लोकेशन बताओगे आप। सपोज मान के चलो मैं ऐसे जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ मैक्सिमम लोग जानते होंगे। जैसे दिल्ली का लाल किला दे लो, ठीक है, तो वहाँ पे ना कई सारे गेट्स हैं अलग अलग। दिल्ली गेट है, कश्मीरी गेट है, ऐसे करके 4-5 गेट है उसमें। तो आपको पहुँचना है लाल किले में। तो यदि एक्सेस नहीं हो, यदि आपको जानकारी नहीं है, आप अंदर में हो, लेकिन आप ये ज़रूर बता सकते हो आप दिल्ली गेट से आओ, यहाँ से पास पड़ेगा। तो की जानी चाहिए। तो काम के जो माहौल होता है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए हमको अलग अलग तरह की गतिविधियाँ करनी होती है। तो उस पर हम देखते हैं एक करके। तो शॉप फ्लोर की सफाई रोज़ाना साफ। शॉप फ्लोर की जो सफाई होनी चाहिए वो रोज़ाना होनी चाहिए साफ। गंदगी और कबाड़ का संचय से मुक्त रखें, जिससे आपको वहाँ पे काम करने का सही इन्फ्रिंजमेंट नहीं रहेगा, बाधा नहीं रहेगी, तो आप वहाँ पे हमेशा काम कर सकते हो और अच्छा माहौल रहेगा। मशीनों की सफाई, एवरीडे मशीनों की सफाई करनी चाहिए। मशीन को अच्छी तरह साफ़ करने, दुर्घटना को कम करें। आप जैसे साफ़ करोगे तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कहाँ क्या ढीला है या कुछ हो गया है। जैसे गार्ड वार्ड खोल होते हैं तो आज सफाई नहीं करोगे तो पता नहीं चलता, इसलिए उसको हमेशा सफाई करनी चाहिए मशीनों को। और वहाँ के बारे मशीनों में सब चीज़ पता रहेंगी आपको क्या है उसका नहीं है, तो आप उसको तुरंत फिर उसको मेंटेनेंस कर सकते हो। जैसे डैमेज दिखेगा तो उस चीज़ को रिसाव और रिसाव की रोकथाम, जैसे लीकेज होता है, ऐसे लीकेज होता है, ऑयल का लीकेज हो रहा है, तो उन चीज़ों को मशीनों के स्क्वेयर गैस को उपयोग करें और ट्रे इकट्ठा करें। जहाँ लीकेज हो रही है वहाँ पर ट्रे लगा दें, जिससे क्या ऑयल उस पर नहीं जाएगा, फर्श पे नहीं जाएगा। फर्श पे नहीं जाएगा तो आपका चांसेस भी घट जाएगा उसका स्लीप करने का। आप वहाँ पे, और वही चीज़ फैल रहा है, जब भी आप नहीं सब सफाई कर रहे हो तो फिसल के गिर जाओगे, वो चीज़ें आती है। स्क्रैप का निपटान, जो स्क्रैपेज होते हैं उसको निपटान करने के लिए कंटेनर से नियमित रूप से खाली स्क्रैप स्वार। तो स्क्रैप को निपटान करने के लिए क्या है, जो भी संबंधित कंटेनर होते हैं उसको नियमित रूप से खाली स्क्रैप करना है। उसके बाद जाके स्क्रैप कर दें। फिर आप उसको, स्क्रैप का मतलब होता है बेसिकली उस चीज़ को डिस्पोज, एक मतलब बेकार हो गया उसको आप फेंक दिए। तो ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ फेंक दिए, आप उसके लिए एक शॉप बनाएंगे आपकी इंडस्ट्री में, वो मिलेगी, जहाँ पे भी आप काम करोगे वहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे होती है, आप उस चीज़ को कर सकते हो। आप ये करके स्वार कर औजार भंडार, अब औजार जितने वो होते हैं, टूल स्टोरेज होते हैं, उसके लिए एक अलग से बीन वगैरह रहते हैं,
बीन रहते हैं और उस पर आप अच्छी तरह से रख सकते हो। संबंधित औजार के लिए विशेष रैक होता है, होल्डर्स का उपयोग करें। अब रैक्स बने होते हैं, जैसे आप टूल्स ड्रॉअर रखते हो ना, ड्रॉअर, तो उस तरह के आपको मिलेंगे टूल्स के भी रखने के, वहाँ पे आप बढ़िया से रख सकते हो। भंडारण स्थान, स्टोरेज स्पेस, संबंधित वस्तुओं के लिए भंडारण क्षेत्र की पहचान करें, गैंगवे को भी सामग्री ना छोड़े। हाँ, तो आप कभी भी काम कर रहे होते हैं, शॉप फ्लोर पे गैंगवे होती है, तो वहाँ पे कभी भी सामान ना छोड़ें और एक भंडारण जो भी अपने पास स्टोरेज है उस चीज़ को स्टोरन क्षेत्र का पहचान करके वहाँ पे भी रखना है। उसके बाद है पाइलिंग के, पाइलिंग मेथड जो है, प्लेटफॉर्म फर्श को ओवरलोड ना करें। जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म कहीं पे भी हाइट पे बनी होती है, ठीक है, वो काम करने के लिए होती है, तो वहाँ पे कोशिश करें कि ज़्यादा ओवरलोड ना करें और सामग्री को सुरक्षित ऊंचाई पर रखें। ज़्यादा हाइट पे भी नहीं रखना है, कोशिश करें वहाँ पर लोड कम डालें और हाइट भी मेंटेन रखें। सामग्री हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग में आते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग में क्या है, पैकेज की मात्रा और वजन के अनुसार फोर्कलिफ्ट, कन्वेयर और होस्ट का उपयोग करें। आप जैसे सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके हिसाब से आपको जितनी मात्रा होती है वजन के हिसाब से या तो फोर्कलिफ्ट यूज करो या तो कन्वेयर करो, या आप होस्ट का उपयोग करके भी ले जा सकते हो, है ना। अब देखते हैं हम इसमें, उद्योग में अच्छी शॉप फ्लोर प्रथाओं का पालन किया जाता है। तो उद्योग में अच्छी शॉप फ्लोर प्रथाओं का पालन किया जाता है। इसके पीछे क्या है, गुड शॉप फ्लोर प्रथाएं निर्माण प्रक्रिया में सुधार के लिए उपयोग में करती है, प्रेरित करती है। तो उसमें क्या होता है, जहाँ भी आप अच्छा शॉप फ्लोर रखोगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि निर्माण प्रक्रिया में बहुत ही अच्छा सुधार लेके आएगा और कार्य योजनाओं को प्रेरित करेगा अच्छा करने के लिए। सभी श्रमिकों को विनिर्माण गतिविधियों पर दैनिक लक्ष्य के साथ सूचित किया जाता है। जो भी विनिर्माण गतिविधियों में दैनिक लक्ष्य के साथ सूचित किया जाता है, जितने भी श्रमिक होते हैं, श्रमिक जितने भी होते हैं उनको सबको ऐसे किया जाता है। उपलब्धियों की तुलना में उत्पादन, गुणवत्ता और सुरक्षा परिणामों को पोस्ट करने के लिए सूचनात्मक चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ भी उपलब्धियाँ की तुलना में, जैसे हम किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो उन चीज़ों में हम चार्ट बनाते हैं और वहाँ से हम चीज़ों को दिखाते हैं कि कैसे क्या हुआ, हमें किस पे सुधार करने की ज़रूरत है और किस चीज़ में हम अभी बेहतर हैं फ़िलहाल। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से पता करी जाती हैं, जिससे हम चार्ट बना के लोगों को, जितने अपने श्रमिक होते हैं सभी को बताते हैं। श्रमिकों को लिखित उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर प्रशिक्षित किया जाता है। तो जो मानक होते हैं अलग अलग उत्पादों के लिए, तो उन चीज़ों का मानक के बारे में जितने भी श्रमिक होते हैं उनको लिखित और मौखिक तौर से उनको उन चीज़ को जानकारी दी जाती है। गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्मित भागों का निरीक्षण किया जाता है। तो गुणवत्ता मानक का जो पालन होता है सुनिश्चित करने के लिए निर्मित भागों का निरीक्षण किया जाता है। उत्पाद भिन्नता को कम करने के लिए इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादन प्रक्रियाओं की योजना बनाई जाती है। तो जो भी इंजीनियरिंग उत्पादन होगा भिन्नता को प्राप्त करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है। शॉप फ्लोर और उत्पादन लाइनों को व्यवस्थित करने के लिए 5S विधियों का उपयोग किया जाता है। तो शॉप फ्लोर उत्पादन लाइनों की जो व्यवस्थित करने के लिए, उसको बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थित करना है तो उसके लिए 5S विधियों का उपयोग किया जाता है। अब श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा हो गया, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ रखा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, तो उससे लोगों की सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जाता है। अनुसरण न करने के कारणों को निर्धारित करने के लिए श्रमिकों को मूल कारण विश्लेषण प्रशिक्षित किया जाता है। तो जो भी वैसे ज़रूरत चीज़ें देखी जाती है तो जो उनको मूल कारण पे विश्लेषण करना और उसमें क्या कमी है उस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे कोशिश करेंगे उनको प्रशिक्षित कर दें, जिससे क्या होगा वो चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो ना हो दोबारा। संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव के लिए एक लिखित निवारक रखरखाव योजना। तो जो भी मशीन्स होते हैं, उपकरणों का रखरखाव होता है तो उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाना, जिससे आप चीज़ों को डे बाय डे इम्प्लीमेंट करो तो उस पर आपको प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आएगा। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
प्रक्रिया में सुधार पर इनपुट प्राप्त करने के लिए प्रबंध संयंत्र कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बैठक करना। जो भी एक कोशिश होता है तो आप कोशिश करो कि उन पे नियमित रूप से बैठक करते रहो, जिससे जो भी इनपुट्स आती है, हमारा डाउनफॉल गया या आप गया तो आप उनमें ये इंडस्ट्री पे होता है कि आपको बहुत जगह पे ये चीज़ें मिलेगी और कहीं कहीं पे आपको नहीं भी मिलती है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये चीज़ें मिलती है। नियमित रूप से बैठकें होती है। यदि हम बेहतर कार्य करके देते हैं, बेहतर प्रोडक्टिविटी देते हैं तो उस केस में होता है और बैठक होती है सबको। किसी किसी को प्राइज़ भी दिया जाता है जो सबसे अच्छा काम करते हैं उनके लिए। सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना जिससे प्रक्रिया में सुधार दल कार्यरत है। तो आप ही के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में आगे करेंगे। धन्यवाद।